नमस्कार, मैं हूं सुधीर कुमार और आप देख रहे हैं आदर्श विद्या मंदिर क्लासेस। आज हम जिस विषय पर डिस्कस करने वाले हैं वह विषय है पादपों में परिवहन। पौधों में पादपों में परिवहन की व्यवस्था क्या होती है, पेड़ पौधों में परिवहन की व्यवस्था क्या होती है। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि मनुष्य में परिवहन की व्यवस्था क्या होती है। अब हम देखेंगे जो पौधे हैं उनमें परिवहन की व्यवस्था क्या रहती है, कैसे इनमें परिवहन होता है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सरल यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उनमें होती है। इसके द्वारा ऊर्जा का भंडारण जो है वो क्लोरोफिल युक्त अंगों, विशेष रूप से पत्तियों में होता है। ठीक है। और पादप शरीर के निर्माण के लिए जो कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है वह अलग से दी जाती है। ठीक है। तो पौधों के लिए नाइट्रोजन भी आवश्यक है, फास्फोरस भी आवश्यक है और दूसरे खनिज लवण भी आवश्यक होते हैं। ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए जो मिट्टी होती है, मिट्टी जिसको बोलते हैं मृदा, इस मृदा ये सबसे निकटतम स्रोत होता है पौधों के लिए, जिससे पौधे क्या करते हैं, एक नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे खनिज लवणों को लेते हैं। इसलिए इन पदार्थों का जो अवशोषण होता है, मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य खनिज लवण। नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य खनिज लवण, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों के द्वारा होता है जो मिट्टी के संपर्क में रहती है। ठीक है। उन्हीं के द्वारा इन चीजों का अवशोषण मिट्टी से किया जाता है। ठीक है। अब देखना यह है कि जो मिट्टी के संपर्क वाले अंग हैं इनमें क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी अगर कम होती है, मतलब भोजन का निर्माण जो होता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है, पत्तियों में होता है, हम सामान्यतः जानते हैं। ठीक है। तो अवशोषण होता है जड़ों में। उन जड़ों से अगर हम वो करते हैं, मिट्टी के संपर्क में आते हैं, तो क्या होता है, दूरी अगर इन दोनों के बीच में कम होती है, इनके बीच में अगर दूरी कम होती है तो ऊर्जा और कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी अंगों में आसानी से फैल जाती है, विस्तृत हो जाती है। अगर पादप शरीर की अभिकल्पना में कुछ परिवर्तन होता है, ठीक है, और इस परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती हैं। ये दूरियां क्या है, मतलब क्लोरोफिल युक्त जो स्थान है और जो अवशोषण करने वाला स्थान है यानी जड़ें, अगर इनके बीच में दूरी बढ़ती है तो क्या होता है, पत्तियों में कच्ची सामग्री और जड़ों में जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए है वह विसरण प्रक्रिया द्वारा संभव नहीं हो सकती। ठीक है। विसरण का प्रक्रम जो है, विसरण का प्रोसेस जो है वो संभव नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में परिवहन की एक अच्छी, एक सुदृढ़ प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो जितने भी शरीर होते हैं, पौधों में भी यह होता है कि विभिन्न शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भी अलग अलग होते हैं। छोटे पौधे हैं उनके लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो अलग है, बड़े पेड़ पौधे जो है उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता अलग होती है। ठीक है। और यह भी हम जानते हैं कि पादपों में, पौधों में प्रचलन की क्रिया नहीं होती। मतलब प्रचलन का मतलब यह है कि पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते। और जो पादप का शरीर होता है, पौधों का जो शरीर होता है, उसका एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों के मृत कोशिकाओं का ही होता है। इसके कारण पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पादपों को नहीं होती है। ठीक है। और वे अपेक्षाकृत
धीमे वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं जो स्लोली काम करता रहे। ऐसा सिस्टम उनके यहाँ हो, उनके में है अगर, तो वो चलता रहता है, उसमें कोई बहुत फास्ट हार्ड एंड फास्ट की आवश्यकता उसमें नहीं होती है। लेकिन दूरियां बढ़ती हैं अगर, तब परिवहन तंत्र का जो प्रचलन होता है वो लंबे वृक्षों में बहुत अधिक हो सकता है, क्योंकि दूरियां बढ़ जाती हैं, जड़ें बहुत नीचे, पेड़ लंबा सा है, बड़ा सा है, उसके हर पार्ट तक परिवहन होना, ये दूरी जब बढ़ती है तो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो पादप वहन तंत्र की बात हम करेंगे कि पत्तियों में भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ, ठीक है, और जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करना। दो काम होते हैं। पौधा जो करता है वो पौधे का जो वहन तंत्र होता है, परिवहन तंत्र होता है, वह पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ का परिवहन करता है। दूसरी बात, जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करता है, ठीक है। तो ये दो पाथ बनते हैं, ये दो रास्ते बनते हैं। स्वतंत्र, संगठित और चालन नलिकाएं, जो मुख्य रूप से इसमें चालन नलिकाएं पाई जाती हैं, चालन नलिकाएं, चालनी नलिकाएं बोला जाता है इनको, इनके द्वारा ही होता है, ठीक है भाई। तो ये चालन नलिकाओं से निर्मित होता है और इसमें भी दो हो जाते हैं चालन नलिकाएं। एक तो हो जाता है जिसको हम बोलते हैं जाइलम। ये जाइलम क्या करता है, जाइलम का काम क्या है? जाइलम मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है फ्लोएम। इस फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम पत्तियों से जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं उनको पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो हम जानते हैं जाइलम और फ्लोएम के कार्य के बारे में। तो सीधे सीधे अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि दो चीजों का परिवहन पादपों में होता है, एक तो जल का परिवहन, दूसरा भोजन और दूसरे पदार्थों का परिवहन। तो पहले हम देखेंगे कि जल का परिवहन पौधों में किस प्रकार होता है। ठीक है भाई, सबसे पहले हम देखेंगे कि पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो किस प्रकार से होता है, कौन करता है जल का परिवहन। हमने दो नाम आपके सामने लिए, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है, जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं और वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं, ठीक है। जाइलम ऊतक में जड़, तना और पत्तियों की कौन वाहिनिकाएं और वाहिनिकाओं के साथ हो वाहिकाएं, ठीक है। ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? जल संवहन वाहिका। क्या बनाती हैं? जल संवहन वाहिका बनाती है, ठीक है मैम। तो जल संवहन वाहिका बन गई और एक पूरा जाल सा तैयार हो जाता है और ये पादप के सभी भागों से जुड़ा हुआ संबद्ध रहता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में होती हैं, ठीक है, और वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती रहती हैं, ठीक है। यह जड़ और मृदा के बीच में जो आयन का सांद्रण होता है इसमें एक अंतर उत्पन्न करता है, ठीक। और इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश करता है। मतलब यह है कि जल जो होता है वो लगातार अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता रहता है, ठीक है। और जल
के स्तंभ का निर्माण कर देता है, जो लगातार ऊपर की ओर जैसे जैसे नीचे से जड़ें पानी को खींचती रहती हैं, वह जाइलम में पहुंचता रहता है और एक लेवल तैयार होता रहता है। अब जैसे नीचे से ज़्यादा आया तो जो उसके अंदर जाइलम में भरा हुआ हो धीरे धीरे क्या होता है, वो ऊपर की ओर उठता चला जाता है। ठीक है, लगातार ऊपर की ओर ढकेला जाता है। अब हम आमतौर पर जो पौधों की ऊंचाई है वो देखें तो ये जो दाब होता है ये जल को वहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है, पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु में, भाई कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, उस ऊंचाई के बिंदु तक जल को पहुंचाने के लिए कोई और युक्ति भी काम करती है। सॉरी। तो अब ये मान लेते हैं कि जो पौधों में कि पौधों को जो जलापूर्ति हो रही है वो पर्याप्त है। ठीक है, अब इस जल को रंध्र के द्वारा हानि हुई है। ठीक है, मतलब पौधों में उतना ही जल रह जाता है जितनी आवश्यकता होती है। शेष जो आवश्यकता से अधिक जल होता है वह पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं उन रंध्रों के द्वारा एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो है मुक्त कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो उससे पानी की हानि होती है। ठीक है, तो उसका प्रतिस्थापन कैसे होता है, पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिका से जो जल होता है, जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण जो है उत्पन्न करता है। ठीक है, और जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। अगर एब्जॉर्प्शन न हो, वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस न हो पौधों में, तो नीचे से जो जल खींच रहा है वो उसका प्रेशर इतना अधिक नहीं होता है कि वह ऊपर तक पौधे के पेड़ के सबसे ऊपरी बिंदु तक, अंत बिंदु तक जल को पहुंचा सके। इतना प्रेशर नहीं होता। अब क्या होता है, जब ये प्रोसेस चलती है, वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस चलती है, क्या होता है, जो पौधे का पानी होता है वो वाष्पोत्सर्जित होके खींचता है वायुमंडल में। तो जब खींचने के कारण क्या होता है, उसमें एक प्रकार का प्रेशर अपने आप ऑटोमेटिकली उत्पन्न होता है। जब खींचता है तो नीचे से पानी जो है वो ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि होती है, इसी को हम वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। अभी मैंने आपके सामने नाम लिया, ये वाष्पोत्सर्जन ही और कुछ नहीं है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? ठीक है, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि ही वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, या वाष्पोत्सर्जन क्या है, तो आप लिखेंगे पादप के या पौधों के वायवीय भागों द्वारा पौधे के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये होता है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। अंग्रेजी में इसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। मतलब पौधों के द्वारा या पौधों के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जो जल की हानि होती है, यही प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होने के कारण ही पौधों में जो नीचे से पानी होता है वो खिसता खिसता ऊपर तक पहुंच जाता है। ठीक है, यानी
देखा जाए एक प्रकार से तो ये जो वाष्पोत्सर्जन है यह जल के अवशोषण और जड़ से पत्तियों तक जल और उसमें मिले हुए खनिज लवण, ठीक है, इसके ऊपरमुखी गति में सहायक होता है। माने जब ऊपर से ऊपरी भागों से वाष्पोत्सर्जन होता है, पत्तियों से होता है, तो क्या होता है उस कमी को पूरा करने के लिए पानी नीचे से खींचने लगता है ऊपर की ओर, ठीक है। तो एक एक पत्ती तक, एक एक सेल तक, पौधे के अंत बिंदु तक जो जल है वह भी पहुंचता है और जल के साथ साथ जो मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण मिट्टी में होते हैं, वह भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। और इसका एक फायदा यह भी है कि यह ताप के नियमन में भी सहायक होता है। तो जल के वहन में मूलतः रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होता है, दिन में रंध्र खुले रहते हैं, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन जो कर्षण है वो जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। रात में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती, ठीक है। तो धीरे 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 जल खिंचता रहता, पहुंचता रहता, ठीक है। लेकिन दिन में यह प्रक्रिया प्रोसेस जो होती है वो बहुत तेजी के साथ होती है, क्योंकि पौधों के जो पत्तियों के रंध्र होते हैं वो दिन के समय पूरी तरीके से खुले रहते हैं, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन का कर्षण जो होता है, प्रेशर जो लगता है वह तेज होता है और जाइलम में जल की गति भी तेज होती है। तो ये हो गया जल का परिवहन। दूसरा हम देखते हैं भोजन और दूसरे पदार्थों का जो परिवहन होता है, स्थानांतरण होता है, वह पौधों में कैसा होता है। ये तो जाइलम का हो गया, जाइलम के थ्रू ये चीजें जल का परिवहन पूरे पौधे में पहुंच जाता है, हो जाता है। अब हमको देखना है भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। ये भोजन और दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। ये बात तो हो गई कि पादप में जल और खनिज लवणों का जो है वो परिवहन कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि ये उपापचयी क्रियाएं होती हैं। उपापचयी क्रियाएं पौधों में भी होती हैं, उनसे कुछ उत्पाद बनते हैं। विशेष रूप से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है? मुख्य रूप से पत्तियों में होता है, ठीक है। तो पौधे के अन्य भागों में उससे बने उत्पाद कैसे भेजे जाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के जो विशेष उत्पाद है इनका वहन ही स्थानांतरण कहलाता है। मुख्य रूप से समझ लीजिए, ठीक है। बात यहाँ पे एक शब्द आया है स्थानांतरण, समझ लीजिए स्थानांतरण क्या होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के विशेष उत्पादों का वहन, प्रकाश संश्लेषण के विशेष उत्पादों का वहन क्या कहलाता है? स्थानांतरण। स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम जो होता है वो अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है, ठीक। ये पदार्थ मुख्य रूप से जड़ के भंडारण, ठीक है, और जल के भंडारण अंगों में, फलों में, बीजों में और वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं, ठीक है। भोजन और अन्य पदार्थों का स्थानांतरण जितनी भी उससे जुड़ी हुई साथी कोशिकाएं होती हैं उनकी सहायता से चालिनी नलिका में उपरमुखी और अधोमुखी, उपरमुखी का मतलब यह है कि पत्तियों से ऊपर की ओर जाना
और अधोमुखी का मतलब है नीचे की ओर जाना, माने ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी जाते हैं, दोनों साइड में, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, ऊपरमुखी अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है, तो ये जो काम करता है ये करता है जाइलम। ठीक है, जाइलम ऊतक क्या करते हैं, जाइलम द्वारा परिवहन, जिसको हम सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझ सकते हैं कि मतलब जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या होता है, ये नीचे से जल को ऊपर की ओर ले जाता है, जड़ों से जल और खनिज लवणों का अवशोषण होके जब फ्लोएम में जाइलम में पहुंचता है सॉरी, तो जाइलम क्या करता है, वो पूल जाइलम द्वारा परिवहन, जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, समझ सकते हैं, से विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है, जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज बनता है, सुक्रोज जैसे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, ये ऊतक का जो है परासरण दाब बढ़ाता है, और परासरण दाब जब बढ़ता है तो क्या होता है, जल जो है इसमें प्रवेश करता है। ठीक है, अब यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है, और जहां दाब कम होता है वहां पहुंच जाता है। तो यह फ्लोएम को पौधे की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण करता है, जहां ज्यादा आवश्यकता वहां ज्यादा जाता है, जहां कम की आवश्यकता कम, मतलब आवश्यकता अनुसार, पौधे की आवश्यकता अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण करता है। जैसे कि जो क्या कहते हैं, बसंत ऋतु में आप देखिए कि जड़ और तने के जो ऊतक होते हैं उनमें भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में हो जाता है। ठीक है, इसकी वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिना ऊर्जा की आवश्यकता के ये जो है वृद्धि नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से दो चीजें हो गई, सॉरी, जाइलम, और दूसरा ऊतक होता है फ्लोएम। इसका काम है जल का संवहन करना जड़ों से पौधे के सभी भागों। ठीक है, और फ्लोएम का जो काम होता है पत्तियों द्वारा बने हुए जो उत्पाद होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, उन सबको पौधे के सभी भागों में आवश्यकता अनुसार पहुंचाना। ये ऊपर भी जाता है, ऊपरगामी भी होता है, अधोगामी भी होता है। तो इस प्रकार से पौधों में परिवहन की व्यवस्था होती है। दो प्रकार से, एक तो जल का परिवहन होता है जो कि जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, और दूसरा भोजन और खनिज लवणों का परिवहन होता है जो कि फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। शेष जो अगला टॉपिक है उत्सर्जन का, वो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।